कुछ नया करने की सोच और फिर उसे कर गुजरने की जिद ही इंसान को भीड़ से अलग करती है। कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी बुराइयां मिले, हर बाधा को पार करने वाले ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं। हिंदी फिल्मों में भी कुछ ऐसे डायरेक्टर हुए हैं जिनके आइडियाज को लोगों ने फ्लॉप कहा, लेकिन वही फिल्में आगे चलकर माइलस्टोन बनी। हिंदी सिनेमा की पहचान बनी इन फिल्मों के डायरेक्टर्स को खूब क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और जब फिल्म सामने आई तो हर किसी की बोलती बंद हो गई। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ही जिद्दी डायरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने हर बार अपने दिल की सुनी और एक इतिहास रच दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। देखा जाए तो सिनेमा की शुरुआत खुद अपने आप में एक जिद का नतीजा थी। अगर दादा साहब फाल्के ने जिद ना की होती तो शायद उनकी पहली फिल्म कभी बन ही नहीं सकती थी। बने बनाए फार्मूलों से हटकर कागज के फूल बनाने वाले गुरुदत्त हों या मदर इंडिया जैसी कालजयी फिल्म बनाने वाले महबूब खान या फिर कई सालों में बनकर तैयार हुई मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ, इनकी जिद ही थी जिसने हिंदी सिनेमा की पहचान बनी इन फिल्मों को बनाने का हौसला दिया। ऐसे ही जिद्दी डायरेक्टर्स में से एक नाम है शोमैन राज कपूर का, जिनकी फिल्में आज भी फिल्म मेकर्स के लिए एक लेसन का काम करती हैं। महज 24 साल की उम्र में ही राज कपूर ने अपना प्रोडक्शन स्टूडियो आरके फिल्म्स शुरू कर दिया था। उस समय वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे यंग डायरेक्टर थे। उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म थी आग। इस फिल्म में राज कपूर एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी, जिसके बाद आई एक के बाद एक फिल्मों ने राज कपूर को सबसे कामयाब फिल्म मेकर बनाने के साथ साथ एक जिद्दी डायरेक्टर भी बना दिया। और इसी जिद का नतीजा थी साल 1970 के अंत में आई अपने दौर की सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर। अपने जीवन की इस सबसे खास फिल्म पर उन्होंने साल 1964 में ही काम शुरू कर दिया था, जिसे बनाने में 6 साल लग गए थे। यहाँ तक इसको बनाने के लिए उन्होंने अपने घर से लेकर आर्क स्टूडियो तक गिरवी रख दिया था। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप रही थी और राज कपूर पर भारी कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे। इस फिल्म की नाकामयाबी की एक वजह इसकी लंबाई को भी माना जाता था, जो राज कपूर की जिद ही थी। शुरुआत में तो इस फिल्म की लंबाई 5 घंटे से भी ज्यादा थी, जो काट छांट करने के बाद 4 घंटे 15 मिनट पर आकर रुक गई। चूँकि राज कपूर की पिछली फिल्म संगम की लंबाई भी 3 घंटे 44 मिनट थी और वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, तो राज कपूर को लगा कि लंबाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म के राइटर के अब्बास और बाकी लोग चाहते थे कि फिल्म की लंबाई और कम हो, लेकिन कहानी के साथ समझौता राज कपूर को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 इंटरवल के साथ फिल्म को रिलीज कर दिया। बहरहाल मेरा नाम जोकर उस वक्त लोगों को पसंद भले नहीं आई, लेकिन बाद में टीवी राइट्स और फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। राज कपूर की जिद यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने एक और रिस्क ले लिया और अगली फिल्म अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जैसे एकदम नए चेहरों को लेकर टीनेज लव पर बेस्ड फिल्म बॉबी बना डाली। यह सोच करके बनाई गई फिल्म किसे तो हिट होना ही होगा ने कमाल कर दिया और फिल्म इतनी सुपर हिट हुई कि उसने राज कपूर के सारे कर्जों को एक बार में ही खत्म कर दिया। हालांकि इस फिल्म में राज कपूर की पहली पसंद राजेश खन्ना थे, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि राज कपूर से अफोर्ड नहीं कर सकते थे और मेरा नाम जोकर के बाद फाइनेंसर भी राज कपूर पर पैसे लगाने से कतराने लगे थे। राज कपूर इसके बाद भी नहीं रुके, उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रिस्क लिया और सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग व राम तेरी गंगा मैली जैसी कल्ट फिल्में बना डाली। राज कपूर ने अपनी फिल्मों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया, लेकिन फाइनेंसर के पैसे न डूबे इसके लिए उन्होंने अंग प्रदर्शन और बोल्डनेस का भी सहारा लिया। दरअसल राज कपूर ने ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाई है जिन्हें कोई भी डायरेक्टर उस वक्त हाथ लगाने से भी डरता था। मेरा नाम जोकर में एक टीनेज बच्चे का अपनी टीचर से प्यार हो, या फिर प्रेम रोग में एक विधवा का पुनर्विवाह, या फिर एक औरत और गंगा नदी की पवित्रता को मिलाकर गढ़ी कहानी, हर बार उन्होंने रिस्क लिया। फिल्म में उस वक्त गरीबी की चरम सीमा को दर्शाया गया है। राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में श्री 420, आवारा और बूट पॉलिश भी कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्हें बनाने के बारे में उस दौर के बाकी निर्देशक सोच भी नहीं सकते थे। इस कड़ी में अगला नाम है डायरेक्टर कमाल अमरोही का, जिनकी जिद का नतीजा थी पाकीजा जैसी नायाब फिल्म। पाकीजा आज भी हिंदी फिल्म इतिहास की कल्ट क्लासिक मानी जाती है। कमाल अमरोही की जिद का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्म के एक गाने में ताजमहल के सामने जैसे फव्वारे लगे हैं, ठीक वैसे ही फिल्म के सेट पर भी लगवाए। यहाँ तक कि उन्होंने फव्वारे के लिए ओरिजिनल गुलाब जल का इस्तेमाल किया ताकि एक्सप्रेशन एकदम सटीक है। उस फव्वारे के सामने ही मीना कुमारी का डांस सीक्वेंस फिल्माया गया था। हर सीन परफेक्ट बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने वाले कमाल अमरोही ने बेहद चुनिंदा फिल्मों के लिए काम किया है। एक बेहतरीन राइटर के तौर पर दर्जनों फिल्में लिखने वाले कमाल ने पहली फिल्म महल डायरेक्ट की थी, जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे
और इंडस्ट्री को मधुबाला जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस, लता मंगेशकर जैसी सुरीली सिंगर को पहचान दिलाने का काम किया था। महल फिल्म की कामयाबी के बाद कमाल अमरोही ने कमाल पिक्चर्स और कमालिस्तान स्टूडियो की भी स्थापना की। पाकीज़ा साल 1972 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को बनाने में उन्हें करीब 14 साल लग गए थे। बात कमाल अमरोही की जिद की करें तो इसके लिए यही उदाहरण ही काफी होगा, जो उनकी जिद के साथ साथ उनके परफेक्शन को भी दर्शाता है। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के अंतिम सीन में मीना कुमारी की डोली उसी कोठे से उठती है जिसे फिल्म की शुरुआत में इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा गाने के दौरान दिखाया गया था। इस कोठे से एक लड़की उस जाती हुई बारात को खामोशी से देखती नजर आती है। यह सीन शूट कर लिया गया, लेकिन एडिटिंग के वक्त इस शॉट को निकाल दिया गया क्योंकि कमाल अमरोही चाहते थे कि इस सीन में वही लड़की रहे जो फिल्म के शुरुआती सीन में थी। उन्होंने कहा, यह फिल्म का सबसे अहम शॉट है, असल में तो यही मेरी पाकीज़ा है। उस वक्त लोगों ने उनसे कहा, मगर आपकी सोच को समझेगा कौन? इस पर उन्होंने कहा था, कोई न समझे, लेकिन अगर किसी एक के भी समझ में आ गई तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अमरोही जब पाकीज़ा बना रहे थे तो उनके पैसे खत्म हो गए थे। तब मीना कुमारी ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर कमाल को फिल्म आगे बढ़ाने में मदद की थी। फिर भी पाकीज़ा का निर्माण बीच में ही रुक गया। कई सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इसकी शूटिंग दोबारा शुरू करवाई। बहरहाल कई सालों के उतार चढ़ाव के बाद 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा पर्दे पर आई। ताजुब की बात की शुरुआत में फिल्म को फ्लॉप मान लिया गया था, यहाँ तक कि समीक्षकों को भी यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे फिल्म की लोकप्रियता रफ्तार पकड़ने लगी और वह उस साल की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। हालांकि अफसोस की बात कि फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्ते बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मृत्यु हो गई थी। मीना कुमारी की मौत के 10 सालों के बाद उन्होंने दोबारा फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया और फिल्म रजिया सुल्तान का डायरेक्शन किया। हालांकि रजिया सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर तो हिट नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म में कमाल अमरोही के डायरेक्शन की खूब तारीफ हुई। कमाल अमरोही अंतिम मुगल नाम से भी एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन यह ख्वाब पूरा होने से पहले ही कमाल अमरोही दुनिया को अलविदा कह गए। बॉलीवुड के जिद्दी डायरेक्टर्स की जब भी बात होगी बिना यश चोपड़ा के नाम लिए पूरी नहीं होगी। शाहरुख खान को हीरो से विलन बनाने का रिस्क हो या फिर विलन से हीरो बनाने का रिस्क, ये उनकी जिद का ही एक रूप था जब उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। यश चोपड़ा की जिद का सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी बेस्ट फिल्म कही जाने वाली फिल्म लम्हे। यह फिल्म आम लव स्टोरी बेस्ड फिल्मों से बेहद अलग थी, जिसमें एक आम आदमी का अपनी लवर की बेटी के साथ हुए लव को दिखाया गया था, जिसका अंत सुखद दिखाने के लिए क्लाइमैक्स में दोनों को भी मिला दिया गया था। राइटर हनी ईरानी बताते कि फिल्म का क्लाइमैक्स शुरुआत से ही यही रखा गया था। कई लोगों ने कहा था कि अंत बहुत खतरनाक है और लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों ने उसके 2-3 वर्जन और लिखे। इस पर यशरी ने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज सोचकर हम लोग एक्साइटेड हुए, पूरी फिल्म शूट कर दी और अब लोगों से डर कर अंत बदल रहे हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा, अगर फिल्म नहीं चली तो कोई बात नहीं, मगर अंत यही रहेगा। यश चोपड़ा उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर फिल्म नहीं चली तो उन्हें कितना नुकसान होगा, लेकिन उनकी जिद थी कि बनाएंगे तो अपने दिल की ही, वरना नहीं। बहरहाल फिल्म बनी, लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल कहानी भारतीय दर्शकों को रास नहीं आई और फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि लम्हे को भारत में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। बाद में वही फिल्म कल्ट फिल्म साबित हुई और विदेशों में खूब पसंद की गई। सबसे ताज्जुब की बात कि साल 1992 में इसी फिल्म के लिए चोपड़ा को बेस्ट फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड सहित और भी कई अवार्ड मिले। साथ ही बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। खुद यश चोपड़ा अपने फिल्म लम्हे को मिले इतने अवार्ड से हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस फिल्म को दर्शकों ने ठुकरा दिया, उस फिल्म को समीक्षकों ने इतना पसंद किया। फिल्म का अंत ही यश की जिद नहीं थी, बल्कि अनिल कपूर को बिना मूंछों के दिखाना भी एक रिस्क भरा काम था जो उन्होंने किया। दरअसल अपनी प्रेमिका की बेटी से प्यार करना, जो कि बेटी समान ही कही जाएगी, ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। यश चोपड़ा ने शुरुआत से ही ऐसे सब्जेक्ट चुने जिनमें रिस्क बना ही रहता था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म धूल का फूल और उसके बाद धर्मपुत्र जैसी फिल्में बनाई जो हिंदू मुस्लिम जैसे सब्जेक्ट पर बनी थी। जहां राज कपूर ने अपनी 2 फिल्मों में डबल इंटरवल का रिस्क लिया, वहीं चोपड़ा की जिद थी कि बिना इंटरवल के ही एक फिल्म बनाएंगे। यश चोपड़ा द्वारा बनाई इत्तेफाक इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने बिना इंटरवल के रिलीज किया था। बॉलीवुड के एक और शोमैन सुभाष घई भी जिद्दी डायरेक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। उन्होंने एक बार नहीं 3 बार रिस्क लिए और हर बार कामयाब हुए। सुभाष घई ने साल 1983 में जिस तरह जैकी श्रॉफ को हीरो बनाया, उसी तरह 10 साल बाद 1993 में संजय दत्त को नायक से खलनायक बनाने का रिस्क भी लिया। सबके मना करने के बावजूद ऐसी जिद उन्होंने अपनी पहली फिल्म में दिखाई थी, जब उन्होंने साल 1976 में आई कालीचरण में बतौर लीड हीरो शत्रुघ्न सिन्हा को विलन से हीरो बना दिया था। हालांकि शत्रु ने पहले भी हीरो बनने की नाकाम कोशिश की थी। मजे की बात की जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुभाष घई ने दुलाल गुहा, यश चोपड़ा और प्रकाश मेहरा जैसे फिल्म मेकर्स को सुनाई थी तो सभी ने इसे ठुकरा दिया था। बाद में सुभाष की इस पहली फिल्म को मशहूर प्रोड्यूसर NN सिप्पी ने प्रोड्यूस किया और यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। 1968 के सत्र में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर के आए सुभाष ने तकदीर और आराधना जैसी आधा दर्जन से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया, लेकिन जब एक्टिंग में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने डायरेक्शन करने का मन बना लिया और पहली बार बीबी भल्ला की फिल्म
खान दोस्त में उनके असिस्टेंट बने और अगली ही फिल्म काली चरण से एक कामयाब डायरेक्टर बन गए। इस फिल्म के बाद सुभाष घई ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हीरो से लेकर टाल तक ढेरों सुपरहिट फिल्में दी हैं। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के सबसे होनहार डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, जो कि प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उन्होंने भी अपनी फिल्मों में हर बार रिस्क लिया और यह सिलसिला मैंने प्यार किया से लेकर हालिया रिलीज फिल्म ऊंचाई तक नजर आता है। सूरज ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से की थी। 32 साल के करियर में बड़जात्या ने सिर्फ 7 फिल्मों का निर्देशन किया है। बड़जात्या ने महेश भट्ट के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बिना एक्शन और अश्लीलता के फिल्में बनाने के मामले में हिंदी सिनेमा में बदलाव लाने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। जब सूरज ने मैंने प्यार किया फिल्म बनाई थी तब एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा था और साथ ही अंग प्रदर्शन हर फिल्मों के लिए एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। लेकिन सूरज की जिद थी कि बनाएंगे तो साफ सुथरी फिल्में ही बनाएंगे, वो भले ही लव स्टोरी क्यों ना हो। यह रिस्क उस दौर में इतना बड़ा था कि फिल्म के फ्लॉप होने से राष्ट्रीय को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, न सिर्फ पैसों का बल्कि एक और फ्लॉप फिल्म का भी। लेकिन सूरज का हर रिस्क और हर एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और धीमी शुरुआत की इस फिल्म ने माउथ पब्लिसिटी के दम पर इतिहास रच दिया और उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म भी बन गई। मैंने प्यार किया के 4 साल बाद सूरज बड़जात्या ने एक और रिस्क लिया और हम आपके हैं कौन बनाई, जो उनकी ही प्रोडक्शन कंपनी की सुपर हिट फिल्म नदिया के पार पर आधारित थी। इस फिल्म को लेकर भी सबके दिल में एक आशंका थी कि फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आएगी। फिल्म हम आपके हैं कौन को लेकर के एक इंटरव्यू में सूरज बड़जात्या ने कहा था, हम आपके हैं कौन से मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि मुझे लगा कि मैंने सबसे बड़ी फिल्म बनाई है। लेकिन जब हमारा प्रीमियर हुआ तो लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। मुझे साफ तौर से याद है कि दर्शक हर गाने के साथ बाहर जा रहे थे। पहले मुझे लगा कि मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि यह क्या हो गया। सूरज बड़जात्या ने आगे कहा कि मुझे याद है कि एक नौजवान मुझसे कह रहा था कि ऐसा सबके साथ होता है, राज कपूर जी के साथ भी ऐसा हुआ था, तो आप अपनी अगली फिल्म जल्दी बनाइए। 4-5 दिनों के बाद ही परिवारों का आना शुरू हो गया। यंगस्टर्स को शुरू में फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में वो अपने दादा दादी को थिएटर ले जाने लगे। सूरज बड़जात्या कहते हैं कि हम आपके हैं कौन ने मुझे सिखाया कि मुझे बस फिल्में बनानी है और उन्हें पेश करना है। आप कभी नहीं जानते कि उस शुक्रवार को क्या होने वाला है और आप जनता को यह दोष नहीं दे सकते कि वो सिनेमा नहीं जानती, वो सब कुछ जानते हैं। सूरज की जिद का ही नतीजा था कि उस दौर में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म के बाद सूरज बड़जात्या ने 4 साल का गैप लेकर हम साथ साथ है बनाई, जो कामयाब रही। इसके बाद मैं प्रेम की दीवानी हूँ, विवाह जैसी कामयाब फिल्में बनाई। इस फिल्म के 16 साल बाद सूरज बड़जात्या ने एक बार फिर सलमान खान को लेकर प्रेम रतन धन पायो बनाई और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। हाल ही में फिल्म ऊंचाई की स्क्रीनिंग के दौरान सूरज बड़जात्या ने बताया था कि वह प्रेम के किरदार के साथ वापस लौट रहे हैं। उन्होंने पिक्चर का टाइटल भी अनाउंस कर दिया है, जो कि है प्रेम की शादी। दोस्तों, सूरज ने हर बार पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्में बनाने का रिस्क लिया और कामयाब रहे, लेकिन जब उन्होंने आम फिल्मों जैसी एक्सपेरिमेंट किया तो नाकामयाब रहे। सूरज कहते हैं कि हम लोगों को कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ बदले, कुछ अलग करे, लेकिन कभी भी ऑडियंस ने हमें वो करने नहीं दिया। ये ऑडियंस का बड़प्पन है। कितनी ऐसी फिल्में मैंने बनाई। मैं प्रेम की दीवानी हूँ जब लोगों ने देखी, बेस्ट से बेस्ट स्टार कास्ट थे मेरे पास, बेस्ट बजट था, बेस्ट से बेस्ट लोकेशन थे, बेस्ट गीत थे, ऋतिक अभिषेक का पहला कॉम्बिनेशन था। लेकिन जब मैंने देखा, पहले दिन ऑडियंस बाहर आए तो कहा कि सूरज बड़जात्या की पिक्चर नहीं लगती है। हम जब भटकने लगे, ऑडियंस ने हमें वापस लाइन पर खड़ा कर दिया, क्योंकि वो हमसे यही चाहते हैं और हमें यही बनाना आता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा के जिद्दी डायरेक्टर्स की बात की है और अगर ये वीडियो सफल रही तो एक ऐसी ही वीडियो हम साउथ के डायरेक्टर्स पर भी लेकर के आएंगे। इसलिए इस वीडियो पर अपना जमकर प्यार दें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।